कराची। आपने इस शहर का नाम तो सुना होगा कभी, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि इस शहर पर अंधेरों का कब्जा हो गया। हर सुबह एक नए खौफ के साथ शुरू होती थी और हर रात डर के साए में गुजरती थी। सियासी पार्टियां तो हुकूमत का दावा करती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कोई ऐसी छुपी हुई ताकत थी जो पर्दे के पीछे से इस पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में लिए हुए थी। आखिर कराची में असल हुकूमत किसकी थी? कराची को बैक ऑफ द स्टेज बड़े माफियाज और गैंग्स चला रहे थे। गैंग्स का असर 1960s में स्मगलिंग से शुरू हुआ, लेकिन असल तब्दीली 1980s में आई जब सोवियत अफगान जंग ने शहर को हथियार और नशे से भर दिया। MQM और पीपल पार्टी जैसी पार्टीज ने अपने वर्कर्स को हथियार दिए और शहर पे क्रिमिनल ग्रुप्स का कंट्रोल हो गया। देखते ही देखते शहर कराची में एक पैरेलल स्टेट बन गई जिसका कंट्रोल क्रिमिनल्स के हाथ में था। इस पैरेलल स्टेट का सबसे बड़ा मरकज लियारी बना। एक टाइम था जब लियारी पीपल पार्टी का गढ़ था और फिर देखते ही देखते ये इलाका नशे की स्मगलिंग, हथियार के लेन देन, पताखोरी और अगवा का अड्डा बन गया। इस खतरनाक माहौल में दो नाम सबसे नुमाया थे। पहला नाम था रहमान डकैत का। रहमान डकैत यानी अब्दुल रहमान बलोच। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुल्फकार मिर्जा और उस टाइम के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की हमायत से रहमान को खुली छुट्टी मिल गई। वो लोकल ताजरों से बता लेता, नशे और हथियार स्मगल करता और बदले में वो लियारी के वोट बैंक को कंट्रोल करता। रहमान ने 2008 में पीपल अमन कमेटी यानी कि PAC बनाकर अपनी पैरेलल हुकूमत कायम कर ली थी। उसके साथी अदालत की तरह काम करते थे, जहाँ कहीं झगड़े होते उन्हें हल करते। इलाके में अमन कायम रखने की ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी थी। लेकिन सिर्फ डर से नहीं, रहमान ने लोगों का दिल भी जीता। वो वेलफेयर का काम करता, गरीबों की मदद करता, इसलिए उसे गॉड फादर ऑफ लियारी कहा जाने लगा। हैरत की बात यह है कि उसने अपने इलाकों में नशे पर पाबंदी भी लगा दी थी, जिससे उसकी आवाम में मकबूलियत और ज्यादा बढ़ गई थी। अपने सियासी राब्तों की वजह से वो कई बार पुलिस की गिरफ्तारी से भी बच निकला। रहमान डकैत को 2009 में पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उसके बाद उसके चचाजाद भाई उजैर बलोच PAC का लीडर बन गया। उजैर का क्राइम की दुनिया में आने का मकसद एक ही था और वो था इंतकाम। असल में उसके बाप को अरशद पप्पू नाम के एक दुश्मन गैंगस्टर ने कत्ल किया था। उजैर अब उससे बदला लेना चाहता था। उजैर की क़यादत में भी PAC ने बताखोरी और नशे की स्मगलिंग जैसे काम जारी रखे। उसके सियासी राब्ते मजबूत थे और पीपल पार्टी ने उसे पनाह दे रखी थी। उजैर के दौर में गैंग्स वार और ज्यादा बढ़ गई, खासकर अरशद पप्पू के गैंग के साथ। अरशद पप्पू को MQM की हमायत हासिल थी। इस दौर की बेरहमी का अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि उजैर के गैंग ने अरशद पप्पू और उसके भाई का पहले सर कलम किया और फिर उसके कटे हुए सरों से फुटबॉल खेला। लेकिन फिर उजैर के अपने सियासी एम्बिशंस बढ़ने लगे। उसने पीपल पार्टी की इंतखाबी डोमिनेंस को चैलेंज करना शुरू कर दिया। असल में उजैर को महसूस हुआ कि उसे धोखा दिया जा रहा है। जब उसके गैंग का एक साथी पुलिस मुकाबले में मारा गया, उसने बदले में 2012 में एक पीपल पार्टी पॉलिटिशियन मलिक मोहम्मद खान को कत्ल करवा दिया। रहमान की तरह उजैर ने भी लोगों का दिल जीता। उसने जुर्गों के जरिए लोगों के मसले मसाइल हल किए। उसने अपनी सियासी ताकत से लियारी में एक यूनिवर्सिटी और एक सरकारी हॉस्पिटल भी बनवाया। असल में रहमान और उजैर जैसे गैंग्स लीडर ने रियासत की कमी को पूरा किया। जब कानून कमजोर था तो उन्होंने इंसाफ दिया, झगड़े हल किए, लोगों की मदद की। लोगों को इन गैंग्स का फौरी मिलने वाला इंसाफ पसंद आने लगा था। मीडिया ने भी उस टाइम पे इन क्रिमिनल्स को हीरो बना दिया था और गरीब नौजवानों को लगने लगा था कि जुर्म में ही ताकत और पैसा है। लेकिन लियारी के अलावा कराची में एक और बड़ी ताकत थी जिसका नाम था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM महाजिर कम्युनिटी की नुमाइंदगी करती थी और इस पार्टी ने एक जबरदस्त आर्म्ड विंग बना रखा
रखा था। इसमें हजारों मुजरिम और यूनिवर्सिटी के तुलबा भी शामिल थे और एक अंदाजे के मुताबिक 35,000 तक मिलिटेंट सिर्फ कराची शहर में एक्टिव थे। कुछ को तो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग भी मिली थी, जिससे MQM ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी कम और गैंग पार्टी ज्यादा थी। MQM का एक बदनाम हेडक्वार्टर था जिसे पीली कोठी कहा जाता था। पहले ये सियासी मुखालफिन को टॉर्चर करने की जगह थी, लेकिन फिर बाद में वायलेंट एक्टिविटीज प्लान करने का मरकज बन गई। पाकिस्तानी रेंजर्स का कहना था कि MQM के मिलिट्री विंग में एक एलीट कॉर्प्स नाम का ग्रुप था जो टॉर्चर और कत्ल में तो शामिल थे, लेकिन कभी कभी तो पार्टी की टॉप लीडरशिप की इजाजत के बगैर भी कत्ल कर देते थे। नौजवानों को रोजगार, पैसे, पावर, इज्जत और भाईचारे का लालच देकर विंग में शामिल होने पर मजबूर किया जाता। MQM के आर्म्ड विंग्स के लोग शहर की हर गली में लड़ते थे ताकि कराची के अहम सरकारी अदारों पर कंट्रोल हासिल करें। पार्टी पर यह भी इल्जाम था कि वो टारगेटेड किलिंग्स, बत्ताखोरी और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज करवाती थी, जिससे शहर में डर का माहौल बन गया था। MQM के सियासी लोगों पर जमीन पर जबरदस्ती कब्जे के इल्जामात भी आम थे। अब बात करते हैं कराची शहर में उस कत्लो गारत की जो MQM ने फैलाई थी। 1994 में आर्मी के हटने के बाद MQM के हमलों में तकरीबन 750 लोग मारे गए। 1995 सबसे ज्यादा खूनरेजी वाला साल था जब MQM के मिलिटेंट्स ने सरकारी दफातर, पुलिस स्टेशन और पुलिस पेट्रोल्स पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए। इन हमलों में साल भर में 2000 लोग तक मारे गए। साल 2011 में भी कराची में बहुत ज्यादा टारगेट किलिंग हुई, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 800 लोग मारे गए और इस सब का इल्जाम भी MQM पर था। जब हालात इतने खराब हो गए तो रियासत को भी हरकत में आना पड़ा। उन्होंने कुछ बड़े ऑपरेशन किए। सबसे पहला बड़ा ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन क्लीन अप, जो पाकिस्तान आर्मी ने 1992 से 1994 तक किया। इसका निशाना खासकर MQM थी। ये कराची की तारीख का सबसे खूनरेजी वाला दौर माना जाता है, जिसमें हजारों MQM वर्कर्स या तो मारे गए या तो गायब कर दिए गए। हैरत की बात ये थी कि 1995 में MQM दोबारा पूरी ताकत से वापस आ गई। इससे पता चला कि सिर्फ जोर जबरदस्ती से ये मसला हल होने वाला नहीं था। फिर 2012 में पीपल पार्टी गवर्नमेंट ने लियारी के गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस ऑपरेशन को वन साइडेड समझा गया क्योंकि इसमें सिर्फ PAC के लोगों को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे गैंग्स को छोड़ दिया गया। इस ऑपरेशन को गैंग्स की तरफ से शदीद मजम्मत मिली और बहुत नुकसान हुआ। फिर नवाज शरीफ के दखल देने पर यह ऑपरेशन अचानक रोक दिया गया। जब शहर में फिरका वराना तशद्दुद और जुर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फेडरल और सिंध हुकूमत ने मिलकर सितंबर 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन की क़ियादत पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की। सिंध रेंजर्स को खास पावर दी गई। इस ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्द ग्रुप्स, क्रिमिनल ग्रुप्स और सियासी पार्टियों के आर्म्ड विंग्स को खत्म करना था। कुछ ही सालों में इस ऑपरेशन ने जबरदस्त कामयाबियां हासिल की। लोकल गैंग्स कमजोर हो गए, दहशतगर्द नेटवर्क टूट गए और MQM भी टुकड़ों में बट गई। 2018 तक ये ऑपरेशन काफी हद तक खत्म हो चुका था और शहर में जुर्म और दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई थी। खासकर तरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP जैसे बड़े नेटवर्क खत्म हो गए थे। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद क्या कराची के हालात बिल्कुल ठीक हो गए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। गैंग्स लीडर के खत्म होने के बावजूद कराची आज भी अपने पुराने पुरतशद्दुद माज़ी से दोचार है। ताज़ा रिपोर्ट्स बताती है कि साल 2025 के पहले 5 महीनों में कराची में 26,500 से ज्यादा जुर्म के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इसमें से 245 लोग मुख्तलिफ वाकयात में मारे गए, जिनमें से 48 लोगों को सिर्फ डकैती के दौरान मार दिया गया। इससे जाहिर होता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम अब भी एक बड़ा मसला है, बस उसकी शक्ल बदल गई है। शहर का सियासी माहौल अब भी बिखरा हुआ है। मिलिट्री और रेंजर्स अब भी कराची की सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि गैंग्स का डायरेक्ट राज तो कम हुआ है, लेकिन शहर की गवर्नमेंट अब भी गैर सरकारी अदारों के असर में है। कराची अभी भी गैर महफूज है। क्राइम रेट अब भी हाई है। लोगों में अब भी वही खौफ और डर है। कराची को ठीक करने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी, जिसमें हुकूमत को माशी
तरक्की से लेकर अमनो अमा की सूरत हाल को बेहतर करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कराची की गैंग्स की पर्सनैलिटी के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।